क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो टॉपर लोग होते हैं ये अपने एसएससी जीके के एग्ज़ाम में 25 में से 20 या इवन 25 पूरे अटेम्प्ट्स कैसे लेकर आ जाते हैं। आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी अच्छे सोर्सेस लगा लो, कितनी भी पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लो, फिर भी एक अच्छा स्टूडेंट 15 से 20 के रेंज में ही रहता है, जबकि ये टॉपर्स चले जाते हैं 20 टू 25 वाली रेंज में। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 से 10 क्वेश्चन ये टॉपर्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं जीके में, इसका राज आखिर होता क्या है? इसका राज है एलिमिनेशन ट्रिक्स। उन्हें कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स पता होती हैं, जो अगर आपको भी पता रहे और आपने उसकी अच्छी प्रैक्टिस करे रहे तो आप बहुत अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। 5 से 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो जाती है इतने बड़े एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 के जीके वाले टॉप के सवालों पर इन एलिमिनेशन ट्रिक्स को लगाकर अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा माइंडसेट अच्छा डेवलप रहे और एग्जाम में हम डायरेक्टली नहीं फंसे। यहाँ से अच्छी खासी हम प्रैक्टिस लेकर चलेंगे, ठीक है। जो ट्रिक मैं लगाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, मैंने सारे ट्रिक्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था। तो अगर इस वीडियो में कोई ट्रिक आपको नहीं समझ में आ रही कि मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो इसमें मैंने सारे ट्रिक्स को एक जगह पे कलेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये वीडियो बहुत पहले डाली थी और इसके अंदर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। तो इस वीडियो का लिंक अभी आई बटन में आ रहा होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक लगा दूंगा और एंड स्क्रीन में भी आपको ये हर जगह पे इसका लिंक मिल जाएगा। आप कोशिश करें कि इस वीडियो को अच्छे से देखकर और एक शॉर्ट नोट्स अपने पास रेडी रखें कि एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या क्या लगने वाली हैं, और तभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट मज़ा आने वाला है। अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी को जीके जीनियस बैच परचेज करना है तो एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, कूपन कोड BIG25। ये कूपन कोड लगाइएगा तो 25% डिस्काउंट मिल जाएगा 10 नवंबर के मिडनाइट तक। केवल 50 यूजर्स के लिए वैलिड है, तो ये सीट्स जल्दी फिल हो जाएंगी। आप जल्दी से इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, अदरवाइज फिर सीट फुल हो जाएंगी। तो 10 नवंबर के पहले पहले भी ऑफर क्लोज हो सकता है। इसकी ज़्यादा जानकारी हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे और पिन कमेंट में भी मैंने सारे डिटेल्स लगा दिए हैं। चलो अब सवालों से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहला सवाल है, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहा है ये। अगर आपको याद नहीं है और ये चीज़ें उतनी अच्छे से आप याद करके जा भी नहीं सकते, सोर्सेस में मिलती भी नहीं है, तो सवाल देखो क्या है। याद दिला दूं कि सीजीएल 24 के मेंस में आए हुए सवाल हैं, ये इधर उधर से लेकर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। दिसंबर 1991 में विच एक्ट वाज अमेंडेड? कौन सा एक्ट अमेंड किया गया था? टू ब्रिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर द पर्व्यू ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR के बारे में पूछ रहा है, एज पार्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम। अब देखो इतना लंबा सवाल है, अगर आपने 1991 के एरा की इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, मे बी आपको कुछ चीज़ें याद आ जाएं, लेकिन हमें यहाँ नॉलेज नहीं लगाना। मेनली हम नॉलेज नहीं लगाएंगे। देखो नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कॉमन सेंस की चीज़ों को, कुछ जो ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पर चीज़ें जो वर्क करती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखो ज़रा अच्छे से ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखोगे तो ये देखो, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, क्या ये दोनों आपको एक जैसी सिमिलर साउंडिंग लग रही है? क्या दोनों में सिमिलरिटी है? अगर दोनों में सिमिलरिटी है तो हमने क्या सीखा था कि आंसर इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, ठीक। अब देखो रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। रिकंस्ट्रक्शन यानी किसी को सुधारने की बात हो रही है। सुधारने की बात किसको होगी? अगर कोई सिख होगा तो ए और डी में से पहले आपने नैरो डाउन किया और ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब जो नए बंदे उन्हें लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि इस तरीके से कैसे चीज़ें चल रही है, तो मैंने बोला था आपको जो मेन वीडियो है वो देख करके आना, उसके बाद आपको बड़ा मजा आने वाला है। साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाने का कोशिश करते हैं। अगला देखो, कौन सा थीम है? विंग्स इंडिया 2024 एविएशन एक्सपो हुआ था, ठीक है। फलाना ढिमका यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन जनवरी 2024 में हुआ था। तो इसका थीम पूछा जा रहा है, बेसिकली इस इवेंट का आपसे थीम पूछ रहा है। और ये देखो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मैंने आपको कुछ सिखाया था। सबसे पहले हम 2 चीज़ें लगाएंगे, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? गवर्नमेंट बज़ वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, बज़ वर्ड्स पे, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक समझाया था। अभी इसमें बज़ वर्ड आपको क्या दिख रहा है? अमृतकाल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी अमृतकाल दिख रहा है और यहाँ भी अमृतकाल दिख रहा है और यहाँ भी अमृतकाल दिख रहा है। तो पहली ट्रिक लगाने से हम नैरो डाउन नहीं कर पाए, किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए, क्योंकि अमृतकाल जो बज़ वर्ड है वो हर जगह दिख रहा है। लेकिन अब मैं एक और ट्रिक यहाँ पर लगाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन से आप बहुत चीज़ें सीखोगे अगर आप थोड़ा सा अटेंशन पे करते हो मेरे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। आप देखो, मैंने सेकंड चीज़ आपको क्या बताई थी कि क्वेश्चन में जो चीज़ है उसी चीज़ को आप ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखो, आप एक बार सिविल एविएशन, ठीक है, मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको सिविल एविएशन देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूँ। प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो एग्जाम में आप खुद ऑब्जर्व करना सीख जाओगे। यहाँ पे देखो, सिविल एविएशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एविएशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सिविल एविएशन की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर
ऑप्शन नंबर डी में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर भी सिविल एविएशन डायरेक्टली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। अब अगेन बज़ वर्ड्स पे, गवर्नमेंट बज़ वर्ड्स पे मैंने आपको फोकस करना सिखाया था। बज़ वर्ड्स पे मैं देवियों और सज्जनों आपका ध्यान दोबारा से ले जाना चाहूंगा। आप ये देखो, यहां पर आपको अमृतकाल दिखा, सारे ऑप्शंस में अमृतकाल वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक और चीज देखो, 2047, अगर आप न्यूज थोड़ा भी फॉलो करते हो, थोड़ा भी पॉलिटिक्स में या फिर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड रहते हो, तो आप सबको पता है कि 2047 से पहले पहले क्या बोला जा रहा है कि हम अमृतकाल में हैं और 2047 में हम क्या बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है, गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप अप कर रही है। तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि ज्यादा चांसेस किसके हैं? इसमें एक बज़वर्ड मिला, इसमें एक से ज्यादा बज़वर्ड मिले, अमृतकाल भी है, 2047 का भी तड़का लगा दिया। जिस भी बाबू ने, जिस भी अफसर ने ये नाम रखा होगा, इसी हिसाब से ध्यान रखकर नाम रखा होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आपको समझ में आया होगा कि सोचना कैसे है, कैसे चीजों को पकड़ना है, ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति ये क्वेश्चन को देख करके छोड़ देंगे, जो नॉर्मल नूब लोग होंगे वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप दे पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन देखो, विच पोर्टल अलाउड, ठीक है, फलाना ढीम का ये सारी चीज है, किसी पोर्टल के बारे में पूछा जा रहा है। आपकी मर्जी, आप पूरा क्वेश्चन पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली बात की जा रही है इंफॉर्मेशन, फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग एंड अप्रूवल थ्रू एफिशिएंट वेज ऑफ लॉगिंग इन फॉर मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 2023। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको याद है, आपने कभी करंट अफेयर में पढ़ा हो, लेकिन आप देखो बहुत पुराना करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है, तो फिर हम अब क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन का लॉजिक लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखो, विकसित भारत, ठीक है, एक बज़वर्ड भी है, लेकिन एक और चीज देखो, न्याय विकास, ठीक है, विकास विकसित, क्या दोनों सिमिलर साउंडिंग है? दोनों में कुछ सिमिलरिटी लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है। कंफ्यूज करने के लिए दोनों को एक जैसा बनाया गया है, तो इन्हीं दोनों में आंसर होगा। हम ए और डी को सेफली इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया पोर्टल वगैरह का काम ऐसे भी बहुत पुराना चला था, तो हम इन दोनों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब यहाँ पर बज़वर्ड देख करके बहुत सारे लोग सी के साथ जाएंगे, और ये मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन इसका आंसर जो है ये बी है। तो फिर भी हमने अपने सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या कर दी, 50% प्रोबेबिलिटी पे हम ले आए, 50-50 पे मामला लेकर आ गए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसका आंसर न्याय विकास पोर्टल होने वाला है, ठीक है। वैसे भी विकसित भारत जो पोर्टल है, ये थोड़ा वाइडर अम्ब्रेला की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, बहुत वाइडर चीज की बात कर रहा है, पूरे के पूरी इंडिया की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ कुछ इम्प्लीमेंटेशन किसी नीश टॉपिक का, नीश सब्जेक्ट का हो रहा था, ठीक है। तो उसके साथ ज्यादा बी फिट बैठता है। लेकिन अगर आप बी और सी किसी में भी जाना चाहते हो, तो 50% की प्रोबेबिलिटी आप लेकर के आ गए हो, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो एलिमिनेशन हमेशा आपको सही आंसर तक पहुंचाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम गलत ऑप्शंस को हटा जरूर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चारकोट मैरी tooth disease is caused by the duplication of the peripheral myelin protein 22 PM22 gene on which chromosome। कितना सारा टफ टाइप का सवाल है, मतलब बायो अगर किसी ने बहुत डीप में पढ़ा होगा तब शायद उसको पता होगा। इसमें हम लगाने वाले हैं वो टेक्निक जो मैंने आपको बोला था कि आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए ऐसे सवालों पे। जब कुछ भी नहीं लग रहा है, आप सब तरीके से सोचकर थक हार गए हो, तब आप एक टेक्निक लगा सकते हो, और वो टेक्निक यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, या यूं कहो कि मैं आपको याद दिलाने वाला हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां नंबर्स का खेल हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है उसे हटा देंगे, जो सबसे छोटा वाला है उसे हटा देंगे। 50-50 इस बीच में आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्रोमोसोम 17। अब ये कैसे वर्क करता है, क्या करता है, मैंने दूसरे वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अगला क्वेश्चन देख लो। ये हालांकि थोड़ा सिंपल टाइप का सवाल है, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट आंसर भी पता होगा, बट मैं यहाँ पर नॉलेज का कम से कम इस्तेमाल करूंगा। और चलिए देखते हैं। तो 2020 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। कौन से ओकेजन पर? ओकेजन क्या रहा था? देखो यार, कभी भी कोई इस तरीके की चीज लॉन्च की जा रही है, पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च की जा रही है, तो किसी रिलीजियस फेस्टिवल पे करने का उतना तुक नहीं बनता। तो दिवाली को हम सेफली यहाँ से काट के एलिमिनेट कर देंगे। आंसर अब इन तीनों के बीच में कहीं पे रहने वाला है। देखो, ज़्यादातर चीज़ें जो स्कीम वगैरह अनाउंस की जाती है या इनिशिएटिव्स अनाउंस किए जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर स्पीच जब देते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किससे रिलेट करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव से रिलेट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच किस दिन आता है? इंडिपेंडेंस डे के दिन आता है। तो इसका आंसर भी इंडिपेंडेंस डे हो जाने वाला है, फॉलोइंग दैट लॉजिक, ठीक। अब अगर आपको इतना भी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव से रिलेट करते हैं, या इंडिपेंडेंस डे के दिन किनका स्पीच होता है, रिपब्लिक डे के दिन किनका स्पीच होता है, तब फिर आप थोड़ा पीछे रह गए हो मेरे दोस्त। आपको थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग या न्यूज़ को फॉलो करने की आदत लगानी चाहिए, ठीक। अगला सवाल देखो, साइंस का सवाल है, फिजिक्स का।
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले इस पे भी देख लेना कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें भी बहुत बार आपको फंसाएगा, ठीक है। तो सिली मिस्टेक नहीं करना। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। बहुत ही जेनेरिक टाइप का स्टेटमेंट है। एम्पियर लॉ की एकदम बेसिक परिभाषा है वही दे रहा है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लिख रहा कि जिसको इनकरेक्ट करने के चांसेस है या जो कॉमन सेंस से सेंस नहीं बना रहा। अब कॉमन सेंस तब भी आएगा जब आपने एम्पियर लॉ बेसिक तो पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ मत पढ़ो और बिना नॉलेज के ही एग्जाम पास कर जाओगे, ऐसा तो होता नहीं है। बट ये जो है एक जेनेरिक टाइप का स्टेटमेंट है, इसमें मुझे कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा एट प्रेजेंट। आगे देखते हैं। अगली बात कर रहा है, मैक्सवेल इक्वेशंस आर अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस गवर्निंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस एंड करंट्स। अब देखो भाई, आपको कुछ पता हो या ना पता हो, आपको ये भी नहीं पता हो कि 4 इक्वेशन है कि 5 है कि 10 है, कितना है आपको नहीं पता, लेकिन कम से कम इतना आप सबको पता है कि मैक्सवेल का जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस हैं वो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को स्टडी करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं ये इक्वेशंस। तो आप बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा? क्या चार्जेस नहीं होंगे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस? और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है? जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, या वाइसे वर्सा। तो पूरा का पूरा ये जो खेल तमाशा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पढ़ाई में, वो चार्जेस, करंट, इन्हीं सब पे तो निर्भर करता है। और इसमें क्या बोल रहा है कि यहां पर एब्सेंस होना चाहिए, ठीक है। इन दी एब्सेंस, ये एब्सेंस इज द कीवर्ड था। अगर आपने इस एब्सेंस को पकड़ा था तो आपको समझ में आया था कि बिल्कुल उल्टी बात करी जा रही है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 को तो आप सीधा काट सकते हो। जब आप स्टेटमेंट नंबर 2 को काटते हो तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास ए और सी में से आपको कुछ पिक करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम ओनली 1 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको सोचना है, सोचने की प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग एग्जाम अगर आप बोलोगे, देखो इस वीडियो में अगर रिस्पांस सही रहता है ना, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लिया क्योंकि मुझे देखना था कि भाई पानी कितना गर्म है, आपके अंदर अभी कितनी गर्मी बची है। अगर रिस्पांस बढ़िया आएगा तो हम और वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें हम सीजीएल मेंस के और सवाल लेंगे, दूसरे प्रीवियस ईयर वाले भी, साथ में सीएचएसएल मेंस वाले सवाल लेंगे। और अभी रिसेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हुए हैं आपके आईबी एशिया वाले, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले। तो डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम लेते हुए डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लगेगा, इसमें रिस्पांस सही आएगा तो, क्योंकि इन सब वीडियोस में मैं लंबा टाइम दे देता हूँ और रिस्पांस उस लेवल का आता नहीं है, ठीक है। अगर आपको सही लगेगा तो फिर अपन आगे और वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक। तो कमेंट कर देना भाई कि सही अगर लग रहा है तो, अगर यहाँ तक बने हुए तो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन है जिसमें मैं क्वेश्चन पढ़ने भी नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज का स्कोप है नहीं, अगर अनटिल एंड अनलेस कि आपको चीज़ें याद नहीं है। इसमें हम वही वाला ट्रिक फिर से लगा रहे होंगे कि सबसे बड़ा वाला है इसको हटा दो और सबसे छोटा वाला भी है इसको हटा दो। इन दोनों के बीच में आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे एग्जाम में कैसे चमकेगा कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है? बेटा तुम्हें चमके या ना चमके, ए और सी में से आंसर है इतना तुम्हारे दिमाग में आएगा। अगर तुम गेस भी लेते हो तो 50% की प्रोबेबिलिटी है सही करने की। अब आप बोलोगे कि सर मैं क्यों रिस्क लूँ, तो इसका सिंपल कैलकुलेशन होता है। नॉलेज से तुम 15 सवाल कर पाओगे। अगर 15 के बाद आप गेस ले करके या जैसे भी करके मान लो 9 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, इंटेलिजेंट एलिमिनेशन लगा करके, ठीक है, 9 में से अगर मान लो 4 सवाल सही होते हैं और 5 सवाल भी गलत हो जाते तो अपना कैलकुलेशन बैठा लो, 4 3 12 और 5 नंबर इसमें से काट लो। तो कितने नंबर आपको मिल गए? 7 मार्क्स आपको मिल गए बोनस के, ठीक है। ये 7 मार्क्स कितने बड़ी बात होती है मेंस एग्जाम में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन वही वाला है, वॉल्टर फ्लेमिंग के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। क्या आपको नॉलेज से आंसर आता है तो बिल्कुल नॉलेज के साथ जाइए, अगर नहीं आता तो जो मैंने आपको टेक्निक सिखाया ध्यान रखिएगा। ये जो टेक्निक मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, जब कोई रास्ता नहीं बचा और आपको लग रहा है कि आपके ओवरऑल अटेम्प्ट भी काफ़ी कम है, क्योंकि इस टेक्निक की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। ये आप बिल्कुल जब कोई चारा ना बचे, नॉलेज दूसरे एलिमिनेशन टेक्निक्स ना बचे, तभी आप इसको लगाइएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला है इसको हटा देंगे, जो सबसे बड़ा वाला है इसको भी हटा देंगे और इन दोनों के बीच में हमें आंसर देखने की ज़रूरत है। तो इसके साथ जा सकते, ये सही आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आप एक अच्छी चीज़ सीख पाओगे। सेंसस 2011 के हिसाब से व्हाट वाज द रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू रिलीजन, यानी हिंदू रिलीजन के लोगों की संख्या कितनी बढ़ी है? सेंसस 2011 का क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है
रियल वर्ल्ड डेटा होता है, और जो मैन्युफैक्चर्ड डेटा होता है, यानी कि जो हम प्लानिंग करते हुए बनाते हैं, जो हम अपने फाइल्स में लिख रहे होते हैं, जो हम खुद से सोच रहे होते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंटली जो फेक डेटा होता है वो कैसा दिखता है और रियल वर्ल्ड डेटा कैसा दिखता है, इसके बारे में मैंने दसियों बार आपको अलग अलग एलिमिनेशन के वीडियोस में सिखा रखा है। तो यहाँ पर अगर आप इस टेक्निक को लगाओगे कि रियल वर्ल्ड डेटा और मैन्युफैक्चर्ड डेटा कैसा दिखता है, तो आप देखो कि ये डेटा पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड दिख रहा है, क्योंकि इतने परफेक्ट नंबर्स में हिंदू पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ होगा। ये बहुत ही बेहूदी बात लग रही है कि इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एक रियल वर्ल्ड डेटा, एक रियल वर्ल्ड नंबर है। रियल वर्ल्ड डेटा जो है, रियल वर्ल्ड नंबर्स ऐसे नहीं ग्रो करते, इतने परफेक्ट संख्याओं में बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो इसको तो हम सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे पास बच जाएंगे अब तीन ऑप्शन से बच जाएंगे। अब यहां पर हम दूसरा वाला टेक्निक लगा देते हैं कि सबसे बड़े वाले को हटा दो जो ऑलरेडी हट चुका है, सबसे छोटे वाले को हटा दो, इन दोनों के बीच में सोचो कि क्या आंसर हो सकता है, और जिसके साथ आपको जाना है जाओ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए 16.8% का है। ठीक, चलो अब वो अगर आपको समझ में नहीं आया कि रियल वर्ल्ड डेटा मैन्युफैक्चर्ड डेटा, तो जो मेन वीडियो है, जो की वीडियो जिसमें मैंने सब समझाया है, उसको जाकर के आपको देख करके आना है। ये वाला जो सवाल है, ये सवाल आपके निकलेगा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है तब निकल पाएगा, अदरवाइज यहाँ एलिमिनेशन का बहुत एक्सेस स्कोप नहीं है। एक स्कोप है कि यहाँ पे भी W दिख रहा है, यहाँ पे भी W दिख रहा है, तो इस हिसाब से इन दोनों के बीच में आपका आंसर हो सकता है। तो इसके हिसाब से आप चाहो तो जा सकते हो, बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस, मान लो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का पूरा डेटा आपको नहीं भी याद है, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि कम से कम जो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है उसके कोड्स होते हैं ना, A B C, इसका जो पूरा कोड होता है, तो B में क्या होता है, B के अंदर होते हैं आपके ड्राई क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीजें होती है वो B से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट जैसे ही देखा हमारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए, ड्राई चमकना चाहिए और B चमकना चाहिए, तो सीधा हम इसके साथ जा सकते हैं। बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत थी भी नहीं। अब इतना बेसिक अगर आपने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहाँ एलिमिनेशन भी लग रहा है और प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज भी लग रहा है। देखो नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा चाहोगे कि मैं कुछ भी ना पढ़ूं, कुछ भी ना पता है, मैंने कभी देखा भी ना हो कोई चीज, उसके बाद भी मैं उसको बना दूं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन का ये W के साथ भी खेल चल रहा था। ठीक, अच्छा अगला देखो, नॉट पूछ रहा है। सबसे पहले इस पे ध्यान देना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जज का क्वालिफिकेशन इनमें से क्या नहीं है, इस पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन। अब इसमें ढूंढने की कोशिश करो और बहुत आसानी से आप एक चीज ढूंढ लोगे कि एन और एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, और यहाँ पर एन और एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, बिल्कुल सेम से ऑप्शन है। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए बनाया है, तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। बाकी दोनों को एलिमिनेट कर दो सीधा सीधा। बी और डी में से सोचो कि अब आंसर क्या हो सकता है। इसका जो आंसर है ये बी है, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट का वकील होने की जरूरत नहीं है। आप हाई कोर्ट के वकील ही 10 साल तक रहोगे अच्छे से, तो उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी है। बहुत मैं ये मानता हूं कि जो लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी उनको ये डायरेक्ट याद आ जाएगा। ठीक है, बट एलिमिनेशन ट्रिक हमेशा ये नहीं होता है कि आपको जो क्वेश्चन याद है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार हमें याद तो है, लेकिन क्या ये वाला होता था या नहीं होता था, या ये वाला होता था कि नहीं होता था। तो इसके अंदर आपको ये बहुत हेल्प करता है एलिमिनेशन टेक्निक, आपको थोड़ा काम करने में। ठीक है, दिमाग आपका शांत कर देता है, ये भी बहुत बड़ी बात रहती है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसकी बहुत सारी यूटिलिटी है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत फायदा आपको ये करने जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूछ क्या रहा है, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, ठीक है, दैट अकर ओवर वाटर बॉडीज एंड आर जनरली लेस सीवियर दैन लैंड टॉर्नेडोज आर नोन एज। अब देखो यहाँ पे जैसे ही रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर देखा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में हरिकेन आने लगेगा, लेकिन भाई और टाइफून भी आने लगेगा, और दोनों एक से हैं, काफी दोनों में सिमिलरिटी है। तो फिर वो वाला एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर मूर्खों की तरह लगा देंगे कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा और किसी एक को मार्क करके आ जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है मेरे दोस्त। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद एलिमिनेशन लगाना है। सिर्फ यहां से देखकर आपको नहीं जाना। आप ये देखो कि ये वाटर बॉडीज के ऊपर होनी चाहिए, तो ये वो दोनों भी वाटर बॉडीज के ऊपर है, लेकिन जनरली लेस सीवियर देन लैंड टॉर्नेडोज। अब आप दिमाग लगाओ कि लैंड पे जो टॉर्नेडोज आते हैं, आखिर टॉर्नेडोज की बेसिक आपको पता होगा कि जो कॉलम ऑफ एयर ऐसे रोटेट करता रहता है, लैंड पे आता है, उसे बोलते हैं टॉर्नेडो। ठीक है, ये लैंड पे होता है, इससे भी कम सीवियर होना चाहिए, लेस सीवियर। तो हरिकेन, आप देखो हरिकेन कितनी बड़ी चीज होती है जो समुद्रों में आती है, कितना बड़ी तबाही करके जाती है। हरिकेन टाइफून लगभग सेम ही चीज है, दोनों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है अलग अलग रीजन्स में। तो ये दोनों एक ही चीज की बात हो रही है। ये लेस सीवियर देन टॉर्नेडोज होंगे या मोर सीवियर होंगे? मोर होंगे ना,
इतना आपके दिमाग में चमकना चाहिए। तो ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों सिमिलर से हैं लेकिन दोनों लेस सीवियर की कैटेगरी में नहीं आते। तो जो भी एलिमिनेशन लगाओगे अपने दिमाग को खोलकर रखना है, दिमाग को ओपन माइंडेड रखना है और वहां पर पूरा सोचना है। आधा सोचकर ऑप्शन मार्क नहीं करोगे। बहुत सारे लोगों ने गलती यही करी थी कि इन दोनों के बीच में से मार्क करके आ गए थे। असली जो आंसर होगा ये इन दोनों के बीच में लाई करता है और वाटर स्पाउट इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत अगर आपने डिस्कवरी वगैरह देखा होगा तो उसमें इसके बहुत बार आते रहता था। कभी कभी ये वाटर स्पाउट लैंड पर भी आ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा मतलब दुर्लभ घटना होती है, देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन वो सब हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये है कि हमने 50-50 एलिमिनेट करके यहाँ तक पहुंचे। और ज्यादातर लोग जो ये गलती कर रहे होंगे उनसे हम बचे अगर हमने पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, दिमाग लगाकर पढ़ा है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, कौन सा इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड इन 1992 टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिपेयर फॉर इट्स इफेक्ट। अब हो सकता है ये चीज आपको याद रही होगी क्योंकि बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों को याद रहता है, PYQs में भी कई बार आया। लेकिन मैं मान लेता हूं कि एग्जाम में आपको नहीं याद आ रहा या कंफ्यूज हो गए हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो, आपको 1992 से मैं जानता हूं, मैं मान लेता हूं कुछ नहीं आता, कुछ भी याद नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप देखो कि बात किसकी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, उसके इफेक्ट से प्रिपरेशन की बात हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग और यहां देखो क्या है, ओजोन लेयर, ये देख करके रखा है प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो सिर्फ ओजोन लेयर तक अपने आप को सीमित कर रहा है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक वाइड अरीना है, बहुत वाइड चीज है। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरे दुनिया का वार्मिंग हो रहा है, जबकि ओजोन लेयर सिर्फ और सिर्फ हम ओजोन लेयर पे फोकस कर रहे हैं। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मरकरी पे फोकस कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वार्मिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, POPs की यहां पर बात हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की ही हम बात कर रहे हैं भाई, वार्मिंग और इससे रिलेट नहीं कर रहा है। अब ये देखो, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा दिमाग आपका यहां पे ठनकना चाहिए कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसी को कई बार सिनोनिमसली यूज किया जाता है, किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग। आप जब भी टॉपिक पढ़ोगे ग्लोबल वार्मिंग तो साथ के साथ आपको क्लाइमेट चेंज वगैरह पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये आउटडेटेड टर्म है। पहले ये समझा जाता था कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वार्मिंग होगी, लेकिन अब हमने क्या समझा कि भाई सिर्फ वार्मिंग नहीं होगी, क्लाइमेट में भी चेंज आएगा, ठंडी जगहों पे और एक्सट्रीम क्लाइमेट आएगा। जरूरी नहीं है कि वहां पे सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट आएगा। इस बार देखो जैसे कि ठंडी का मौसम ही लेट हो जा रहा है, ठीक है, डिले हो जा रहा है, तो इस तरीके के बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होंगी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल वार्मिंग पहले बोला जाता था, आगे चल के क्लाइमेट चेंज बनता है, दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है, दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है। तो ये डी ऑप्शन चीख चीख कर कहता है कि आप इसके साथ जाएंगे, समझे। चलो अगले क्वेश्चन तक आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, लॉन्च्ड बाय नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर डिजिटाइजिंग लोन अकाउंटिंग प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग द MIS पोर्टल, इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ मोबाइल एप्स फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। अब आपको इसका आंसर अगर पता है, याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ रखी। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो NMDFC यहाँ पर आपको दिख रहा है, NMDFC दिख रहा है, दोनों क्या सिमिलर से हैं, सिमिलर से हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन में भी NMDFC है, ऑप्शन में भी NMDFC है। 2-3 तरीके से एग्जामिनर चीख चीख कर रहा है कि बेटा या तो ऑप्शन C के साथ जाना या D के साथ जाना, तो आप A और B को यहाँ सीधा सीधा एलिमिनेट करो। अब देखो यहाँ पर एक और चीज पे आपको ध्यान दिला ले जाता हूँ, मीलन मीलाप, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज लग रही हैं, बिल्कुल लग रही हैं। तो एक सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाकर आपने देखा कि C या D में से आंसर हो सकता है, दूसरा जब लगाया तो A और C में से आंसर हो सकता है। कॉमन थ्रेड क्या है यहाँ पर, कॉमन थ्रेड है ऑप्शन नंबर C। तो क्या आप C के साथ सेफली चले जाओगे, बिल्कुल चले जाओ, मिलन ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है। आइडियली आपके पास नॉलेज हो और डायरेक्ट आप पहुंचो तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, आपको करंट अफेयर के मैगजीन्स में मिलती हैं। लेकिन अगर नहीं मिली तो क्या करोगे, छोड़कर नहीं आना है, ठीक है, अपना बेस्ट एफर्ट लगा करके आना है एग्जाम में, ठीक है। अगला और ये शायद आखिरी होएगा, हु अर्ज्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू एंगेज इन डिस्कशंस दैट इंस्पायर यूनिटी rather than division and promote ideas instead of personal attacks in the address on the eve of National Voters Day in January 2024। कुछ भी आपको इसमें से नहीं पता, बस आपको इतना पता है कि नेशनल वोटर्स डे किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेट करता है। बस इतना तो आपको बेसिक जानकारी होगी ना। चलो, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, में भी हमें क्या पता, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भाई, वोटर वगैरह के वोटर्स डे के सेलिब्रेशन में प्रेसिडेंट्स का जो एड्रेस होता है ना, बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ भी कुछ बोलते रहेंगे, बहुत रेयर इनका पब्लिक एड्रेसेस होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है भाई वोटर्स और इलेक्शन कमिश्नर, और PM मोदी
से भी ज़्यादा सबसे क्लोजली कहाँ जा रहा है, सबसे क्लोजली आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, क्योंकि वोटर्स डे की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो इलेक्शन कमिश्नर ये बात कर सकते हैं, तो सबसे रिलेट कर रहा है, सबसे नियरेस्ट जा रहा है, आपको नियरेस्ट पहुंच करके इसके साथ मार्क करना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे एलिमिनेशन ट्रिक्स का यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया। मास्टर वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, और दूसरे कई सारे वीडियोस में हमने और प्रैक्टिस कर रखी है, पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, कोर्सेस में या डायरेक्टली प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाकर के आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, बहुत मजा आएगा। और अगर ये वीडियो सही लगता है, रिस्पांस आपका गर्मा गर्म रहता है, तो हम आपके लिए और वीडियोस परोसेंगे ऐसे क्वेश्चंस को लेते हुए, ताकि एग्जाम टाइम तक आते आते आपकी इतनी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाए ना कि जो 5-10 क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का एम लेना है वो हम आराम से कर पाएंगे, विथ कॉन्फिडेंस कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, बाकी अगर आपको नॉलेज बिल्ड करना है, मैंने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस की भी बात करी, तो बिना उसके तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप नॉलेज बिल्ड कर रहे हो, अगले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 26 वाले एग्जाम्स के लिए, दूसरे एग्जाम्स के लिए एम लगा रहे हो एसएससी के लिए, तो हमारा जीके जीनियस बैच आप परचेज कर सकते हो। जीके जीनियस बैच में कंप्लीट एसएससी ओरिएंटेड जीके की तैयारी करवाई गई है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस पीडीएफ नोट्स आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम का बैच, यानी चीज़ें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इसमें एक अभी सेल चल रहा है बिग 25, ये कूपन कोड लगाओगे तो 25% का डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा, सिर्फ 50 यूजर्स के लिए, फर्स्ट 50 यूजर्स के लिए है। 50 यूजर्स खत्म होने के बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, या फिर 10 नवंबर मिडनाइट को भी एक्सपायर हो जाएगा। दोनों में से जो चीज़ पहले होती है तब ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो इसकी ज़्यादा जानकारी मैंने पिन कमेंट में लगा दी है। आपको अगर कोई जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, 11 के बाद 61 है, याद रखिएगा। तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो बैच के बारे में कोई जानकारी अगर पूछना चाहते हो तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।